6 मई साल 1937 दुनिया की सबसे बड़ी एयरशिप हिंडेनबर्ग, जिसे जर्मनी की शान कहा जाता था, वो शिप जर्मनी से लगातार 3 दिनों तक सफर करते हुए अमेरिका के न्यू जर्सी में पहुंचती है और अब वो लैंड करने के लिए तैयार थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही सेकेंड्स में इस एयरशिप के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाली थी, और वो रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इतिहास के एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला हूं जो आपको सच में हैरान करने वाला है। दोस्तों, साल 1930 के दौर में दुनिया एविएशन के एक नए एरा में प्रवेश कर रही थी। एयरप्लेन्स अभी लंबी यात्रा के लिए उतने कंफर्टेबल नहीं थे। एयरप्लेन्स की उड़ने की रेंज अभी लिमिटेड थी और उस दौर में लॉन्ग डिस्टेंस एयर ट्रेवल आम लोगों के लिए किसी लग्जरी से कम नहीं था। उसी दौर में इंसानों ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसको देखकर अब लोगों को लगने लगा कि शायद अब एविएशन का फ्यूचर आ चुका है, और उस मशीन का नाम था हिंडेनबर्ग। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं था, बल्कि हिंडेनबर्ग एक बहुत बड़ी एयरशिप थी। ये इतनी बड़ी थी कि जब ये किसी एयरपोर्ट के ऊपर हवा में खड़ी होती तो नीचे खड़े लोगों को इसके पूरे साइज को समझना मुश्किल हो जाता था, और जब ये आसमान में उड़ती थी तो नीचे खड़े लोगों के लिए ये किसी एयरक्राफ्ट से ज्यादा एक फ्लोटिंग सिटी जैसी नजर आती थी। ये एयरशिप इतनी भव्य थी कि इसके अंदर हर एक तरह की लग्जूरियस सुविधाएं मौजूद थी। जैसे इसमें सोने के लिए अलग अलग आलीशान कैबिन्स थे, खाने के लिए एक पूरा डाइनिंग हॉल था, एक लॉन्ज था जिसमें एल्यूमिनियम से बना हुआ ग्रैंड पियानो रखा था। आप ये समझ लो कि हिंडेनबर्ग एयरशिप आसमान में चलता फिरता एक लग्जूरियस होटल से कम नहीं था। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एयरशिप नॉर्मल एयरप्लेन्स की तरह नहीं उड़ता था, बल्कि इसको उड़ाने के लिए इसमें बड़े बड़े 16 बलून्स को लगाया गया था, जो इस एयरशिप को आसमान में ऊपर ले जाते। ठीक वैसे ही जैसे आप बचपन में हीलियम गुब्बारा छोड़ते थे और वो बलून आसमान में उड़ता चला जाता था। बस फर्क इतना था कि हिंडेनबर्ग का साइज एक गुब्बारे जैसा नहीं था, बल्कि ये एयरशिप 245 मीटर लंबा था। आप इसकी लंबाई का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि ये टाइटैनिक जहाज से सिर्फ 24 मीटर ही छोटा था, और इसमें हीलियम की जगह हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता था, और इसकी ऊंचाई लगभग एक 10 मंजिला इमारत जितनी थी। और इस एयरशिप को आगे धकेलने के लिए इसमें 4 बड़े बड़े डीजल इंजन लगाए गए थे, जो इसे लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे सकते थे। दोस्तों, इस एयरशिप का वजन करीब 1,12,000 किलोग्राम था, और महज 3 दिनों में ही ये पूरे अटलांटिक ओशियन को पार कर लेता था। और दोस्तों, उस जमाने के हिसाब से ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसीलिए हिंडेनबर्ग एयरशिप को आसमान की क्वीन कहा जाता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये एयरशिप आम लोगों के लिए तो था ही नहीं, क्योंकि उस जमाने में इस एयरशिप के एक टिकट का प्राइस करीब $700 था। अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो ये आज के करीब $10,000 के बराबर होगा, यानी इंडियन रुपीज में करीब 9.5 लाख रुपए। तो भला इतनी महंगी टिकट को कोई आम आदमी कैसे अफोर्ड करता? इसीलिए ये एयरशिप सिर्फ एलीट क्लास के लोगों के लिए ही बना था, और उसी हिसाब से इसमें सारी सुविधाएं भी थी। दोस्तों, बात है 3 मई साल 1937 की। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आलीशान एयरशिप हिंडेनबर्ग अपनी 11वीं उड़ान के लिए तैयार खड़ी थी, और शाम के करीब 7:16 पर यह एयरशिप अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए एक लंबी यात्रा पर रवाना होती है। और अपनी मंजिल तक पहुंचने में इस एयरशिप को करीब 3 दिन लग जाते हैं, और 3 दिनों तक लगातार आसमान में उड़ान भरने के बाद फाइनली ये एयरशिप 6 मई को अमेरिका के न्यू जर्सी में पहुंच जाती है। और इतनी लंबी यात्रा के बाद अब इस एयरशिप को जमीन पर उतरना था, लेकिन परेशानी ये थी कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, जिस वजह से इस एयरशिप को खराब मौसम में जमीन पर उतारना सेफ नहीं था। तो अगले 3 घंटों तक ये एयरशिप आसमान में ही चक्कर काटती रही। दोस्तों, लगभग 3 फुटबॉल ग्राउंड्स जितनी बड़ी ये एयरशिप इतनी भव्य थी कि इसकी लैंडिंग को देखने के लिए न्यू जर्सी के एक खाली मैदान में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, और इस ऐतिहासिक मोमेंट को कैप्चर करने के लिए कैमरामैन बड़ी ही शिद्दत से इस ऐतिहासिक पल को अपने अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर रहे थे। काफी इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आया जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे इस एयरशिप को लैंड कराने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इस एयरशिप में बैठे यात्री और क्रू मेंबर्स जमीन को छूने के लिए बड़े ही उतावले थे, क्योंकि इतने लंबे सफर की थकान अब उनके
चेहरों पर साफ साफ देखी जा सकती थी। दोस्तों, इस एयरशिप को लैंड कराने का एक अलग ही प्रोसेस था। सबसे पहले एयरशिप से नीचे की ओर रस्सियां फेंकी जाती थीं, जिनको नीचे खड़ा ग्राउंड स्टाफ खूंटों से बांध देता था और धीरे धीरे इस एयरशिप को नीचे उतारा जाता था। जब ये एयरशिप धीरे धीरे नीचे आने लगी और ये जमीन से सिर्फ 90 मीटर ऊपर थी, उस समय तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था कि तभी एक तेज धमाके की आवाज आती है और पूरी एयरशिप एक आग के गोले में तब्दील हो जाती है और महज 34 सेकेंड्स में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग मशीन जलकर खाक हो जाती है। और इस हादसे में 13 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स और एक ग्राउंड स्टाफ की जान चली जाती है और ये घटना उस दौर की सबसे बड़ी घटना बन जाती है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस एयरशिप में ऐसा क्या हुआ था जिसने इतिहास के इतने बड़े हादसे को जन्म दे दिया। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर ये किसी की कोई सोची समझी साजिश थी और किसी ने जानबूझकर इस एयरशिप को गिराया था। तो इसके बाद घटना का कारण जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद कई ऐसी थ्योरी सामने आती हैं जो इस घटना के कारण को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। और दोस्तों, सबसे पहली थ्योरी थी सबोटाज थ्योरी, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। सबोटाज का मतलब है कि किसी ने जानबूझकर इस एयरशिप को गिराया था। लेकिन अब सवाल ये था कि भला इस एयरशिप को कोई क्यों ही गिराएगा, तो अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। दोस्तों, इस एयरशिप को बनाने वाली कंपनी के पीछे एक शख्स था जिसका नाम था ह्यूगो एक्नर। दरअसल एक्नर वो इंसान था जो खुलेआम हिटलर और नाजी पार्टी के खिलाफ बोलता था। कहा जाता है कि जब साल 1933 में नाजी पार्टी सत्ता में आई तो हिटलर ने एक्नर को गिरफ्तार करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त के जर्मन प्रेसिडेंट, जिनका नाम था पॉल वॉन हिंडेनबर्ग, उन्होंने एक्नर की ये गिरफ्तारी रुकवा दी। कहा जाता है कि नाजी पार्टी चाहती थी कि इस जहाज का नाम खुद हिटलर के नाम पर रखा जाए, तो एक्नर ने इस एयरशिप का नाम हिटलर के नाम पर रखने से मना कर दिया और उसने अपनी मर्जी से इसे हिंडेनबर्ग नाम दिया। और हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, इस एयरशिप का नाम प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडेनबर्ग के नाम पर ही रखा गया था। देखिए, ये एयरशिप नाजी जर्मनी का एक बहुत बड़ा सिंबल था। इसकी पूंछ पर स्वास्तिक का बड़ा सा साइन बना था, तो किसी भी एंटी नाजी ग्रुप या किसी दूसरे देश के लिए ये एक परफेक्ट टारगेट हो सकता था। जहाज के सबसे सीनियर ऑफिसर अर्नेस्ट लेमैन ने बाद में बताया था कि जर्मनी छोड़ने से पहले उन्हें एक वार्निंग मिल चुकी थी कि हिंडेनबर्ग को अमेरिकन जमीन पर बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसी वजह से ह्यूगो एक्नर ने खुद नाजी सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि जहाज अमेरिका ना भेजा जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। दरअसल जांच के दौरान अमेरिकन एजेंसी FBI का शक एक पैसेंजर पर जाकर टिक गया, जिसका नाम था जोसेफ स्पा। ये पेशे से एक कॉमेडियन था और अपने साथ एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता लेकर चल रहा था। बात ये थी कि जोसेफ अपने कुत्ते को खाना खिलाने के लिए बार बार अकेले ही कार्गो वाले हिस्से में जाता था, जबकि पैसेंजर्स को वहां जाने की कोई इजाजत नहीं थी। और जब जहाज तूफान की वजह से देर से उतर रहा था तो यही शख्स सबसे ज्यादा बेचैन दिख रहा था और बार बार क्रू से जल्दी उतरने की जिद कर रहा था। अब जरा आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि अगर किसी ने टाइम बम लगाया हो जो फिक्स टाइम पर फटने वाला हो, तो वही इंसान सबसे ज्यादा बेचैन दिखेगा और चाहेगा कि जहाज जल्द से जल्द जमीन पर उतर जाए। और जोसेफ के ऊपर शक की एक और मजबूत वजह थी कि जोसेफ एक ट्रेंड एक्रोबैट था, मतलब एयरशिप के अंदर रस्सियों और स्ट्रक्चर पर चलना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। तो थियोरेटिकली वो जहाज के अंदर कहीं भी जा सकता था जहाँ कोई उसे रोक ना पाए। लेकिन दोस्तों, जब जहाज का मलबा खंगाला गया तो किसी भी तरह का बॉम्ब का कोई भी सबूत नहीं मिला, ना कोई धातु का टुकड़ा मिला, ना कोई टाइमर मिला। ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो ये साबित करे कि हाँ, उस एयरशिप में कोई टाइम बॉम्ब था। और एक और चीज जो इस थ्योरी को कमजोर करती है वो ये कि अगर सच में वो कोई बॉम्ब होता तो धमाका एक पल में ही होना चाहिए था, लेकिन जो फुटेज रिकॉर्ड हुई थी उसमें धमाका धीरे धीरे कई सेकेंड्स के प्रोसेस में हुआ था, जैसे कि गैस लीक के साथ होना एक्सपेक्टेड होता है, ना कि एक अचानक बॉम्ब ब्लास्ट के साथ। तो ये थ्योरी काफी मजबूत लगने के बावजूद भी प्रूफ के बगैर अधूरी रह गई। इस हादसे के पीछे दूसरी थ्योरी दी जाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। अब दोस्तों, इस थ्योरी को समझने से पहले हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझना होगा। देखिए, सर्दियों में आपने कभी ना कभी ये महसूस जरूर किया होगा कि स्वेटर उतारते वक्त या कार का डोर छूते वक्त अचानक एक हल्का सा झटका लगता है। बस यही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दो अलग अलग चार्ज वाली चीजों के बीच अचानक बन जाने वाला स्पार्क ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो थ्योरी ये थी कि जब एयरशिप तूफान के बादलों के बीच से गुजरी तो उसके
मेटल फ्रेम पर स्टैटिक चार्ज जमा हो गया और जब लैंडिंग के दौरान रस्सियां नीचे गिराई गईं तो जैसे ही वो रस्सियां जमीन से कनेक्ट हुई तो ये चार्ज अचानक डिस्चार्ज होने की कोशिश करता है और एक छोटा सा स्पार्क पैदा होता है। और अगर उस वक्त कहीं से हाइड्रोजन गैस लीक हो रही थी तो बस एक स्पार्क ही काफी था पूरे एयरशिप को आग की लपटों में लपेटने के लिए। ये थ्योरी इस वजह से भी मजबूत मानी जाती है क्योंकि एयरशिप के लैंडिंग एरिया के आसपास उस दिन रबर फैक्ट्रीज को बंद करवाया गया था क्योंकि पाउडर्ड रबर स्टैटिक चार्ज के साथ एक्सप्लोसिव बन सकता है। मतलब अथॉरिटीज को पहले से ही इस खतरे का एहसास था। एक और चीज जो इस थ्योरी को सपोर्ट करती है वो ये कि एयरशिप जब तूफान के बादलों के बीच से गुजरा था तो उसका पूरा बाहर वाला मेटल कोटेड कपड़ा एक चार्ज के बर्तन की तरह काम करने लगा था और अंदर भरी हुई हाइड्रोजन गैस जो बहुत हल्की मात्रा में भी लीक हो सकती थी वो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। लेकिन दोस्तों इस थ्योरी में भी एक छोटी सी गड़बड़ थी, वो ये कि लैंडिंग के दौरान जब रस्सियां गिराकर जमीन से कनेक्ट हुई तो ये वही पल था जब चार्ज के सबसे ज्यादा डिस्चार्ज होने की संभावना थी। लेकिन धमाका तो लगभग रस्सियों के ग्राउंड से टच होने के 4 मिनट बाद हुआ था। मतलब इस थ्योरी में टाइमिंग थोड़ी मैच नहीं करती। दोस्तों तीसरी थ्योरी है लाइटनिंग यानी बिजली गिरने की। दरअसल उस दिन मौसम बिल्कुल खराब था, आसमान में तेज हवाएं, काली घटाएं और जगह जगह बिजली चमक रही थी। तो कई लोगों ने सोचा कि शायद एयरशिप पर सीधे बिजली गिर गई हो और उसी से हाइड्रोजन में आग लग गई हो। लेकिन दोस्तों इस थ्योरी में भी एक दिक्कत थी क्योंकि खुद जहाज के कैप्टन मैक ट्रस ने बाद में बताया कि वो पहले भी कई बार एयरशिप को बिजली चमकते हुए बादलों के बीच से निकाल चुके थे और पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जमीन पर खड़े क्रू मेंबर्स ने भी ये कंफर्म किया कि उन्होंने जहाज पर सीधा बिजली गिरते हुए नहीं देखी। तो ये थ्योरी भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई क्योंकि अगर एयरशिप पर बिजली सच में गिरी होती तो एयरशिप तुरंत उसी पल में जल जाती, ना कि अपनी लैंडिंग के सीक्वेंस के आखिरी हिस्सों में जब वो जमीन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। दोस्तों इसके अलावा हिंडनबर्ग डिजास्टर को लेकर कई लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, लेकिन कोई भी थ्योरी सटीक तरह से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि आखिर इस एयरशिप में आग कैसे लगी थी, जिस वजह से ये रहस्य आज तक अनसुलझा है कि आखिर हिंडनबर्ग डिजास्टर के पीछे असल में क्या वजह थी। अब दोस्तों इस हादसे के बाद जो हुआ वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। हिंडनबर्ग डिजास्टर उस जमाने का पहला ऐसा हादसा था जो कैमरों पर रिकॉर्ड हो चुका था और जब ये फुटेज दुनिया भर के सिनेमा हॉल्स और अखबारों तक पहुंची तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज बैठ गई कि हाइड्रोजन गैस खतरनाक होती है। दोस्तों ये पहला हादसा था जिसे पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा और इस एक घटना ने पूरी एयरशिप इंडस्ट्री का भरोसा तोड़ दिया। जो कंपनी एयरशिप में हीलियम जैसी सेफ गैस का इस्तेमाल करने की तरफ बढ़ रही थी उनके लिए भी अब इन्वेस्टर्स पीछे हट गए और जहां पहले लोग समझते थे कि एयरशिप ही भविष्य का सफर है, वहीं अब धीरे धीरे एरोप्लेन्स इन पर हावी होने लगे जो तेज भी थे और सेफर भी माने जाने लगे और आने वाले कुछ सालों में एयरशिप इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर उस वक्त जर्मनी के पास सेफर हीलियम गैस होती जो हाइड्रोजन की तरह आसानी से आग नहीं पकड़ती तो शायद ये पूरा हादसा होता ही नहीं। लेकिन उस वक्त दुनिया की ज्यादातर हीलियम की सप्लाई अमेरिका के पास थी और उन्होंने उसे एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, तो जर्मनी के पास हाइड्रोजन इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। जरा आप खुद ही सोचिए कि सिर्फ एक गैस का फर्क और पूरी एक इंडस्ट्री का भविष्य बदल सकता था। अगर उस वक्त हिंडनबर्ग में हीलियम गैस भरी होती तो शायद आज भी हम आसमान में उड़ती हुई एयरशिप देख सकते थे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन सभी थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सटीक हो सकती है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।